एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग फिजिक्स की बात को लेकर के आए हैं क्लास 9th के लिए। बड़ा ही रोचक है। और आज का जो हमारा टॉपिक वो देखिए यहाँ पर, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड सम फेनोमेनाज डिपेंड अपॉन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमारा आज का टॉपिक है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का तीसरा गति नियम, और उस पर आधारित, उस पर डिपेंड कुछ आसपास घटनाएं जो घटती हैं वो सम फेनोमेनाज डिपेंड अपॉन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए, सम फेनोमेना ड्यूरिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इस बात को लेकर हमें कलेक्ट भी करना है कुछ ऐसी घटनाओं को जो हमारे आसपास होते रहती है, और उसका रीजन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की थ्योरी को से बिलोंग करता है। तो ये हमें कलेक्ट भी करना है और आप इसे कलेक्ट कर लेंगे। आइए इन बातों को हम लोग समझते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन का तीसरा गति नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए और तीनों नियम बड़ा इम्पोर्टेंट है। 9वीं क्लास के सिलेबस में फोर्थ चैप्टर में है, बल में, क्योंकि बल ही गति का कारण है। इसलिए गति जितनी भी तरह की होती है उसका जो भी नियम है गति होने का, गति का नियम मतलब वो नियम गति का है, और बल के कारण गति होती है। गति को प्रभावित करने का फैक्टर बल है। और न्यूटन ने बल और गति के बीच जो सामंजस्य देखा वो गति के नियम को डिपेंड किया फोर्स पर। वो गति किस रूल रेगुलेशन पर डिपेंड, किस थ्योरी पर है, वो 3 बातें उन्होंने कही कि जितनी भी प्रकार की गति है इन तीनों नियम पर डिपेंड है। उनमें से पहला नियम, गति का प्रथम नियम जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि कोई भी पिंड अपनी ही अवस्था में, पूर्व की अवस्था में, अपने ओरिजिनल स्टेट में ही रहना चाहता है, वो चेंज नहीं होना चाहता। वो चाहे गति में है तो गति में ही रहेगा, एक समान, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं जब तक उस पर कोई बल नहीं लगेगा। ये बात फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कहा गया है, गति का नियम है कि वो जैसा है वैसे रहेगा जब तक बल नहीं लगेगा। और इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। दूसरा नियम में उन्होंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है या रेस्ट में है, जब भी उसका मोमेंटम चेंज करेगा तो मोमेंटम चेंज करने का रेट जो होगा, पर यूनिट टाइम जो मोमेंटम चेंज करेगा, वो उस पर लगने वाले बल के प्रोपोर्शनल होगा। ये बात उन्होंने दूसरे नियम में कहा। यानी जितना बल लगेगा, जिस हिसाब से, जिस रेशियो में, वही रेशियो में उसका मोमेंटम चेंज करेगा। अब कोई भी बॉडी जब सेम है तब उसका मोमेंटम चेंज करने का मतलब उसका वेलोसिटी चेंज करना, बिकॉज मास तो चेंज करेगा नहीं। तो उसका वेलोसिटी चेंज करना मीन्स वो बल पर डिपेंड करेगा कि बल का डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा। और बल जितना क्वांटिटी में अप्लाई हो रहा है, पहले के कंपेरिजन में जितना फोर्स चेंज किया, उसी रेशियो में उसका वेलोसिटी चेंज करेगा, उसकी गति घट या बढ़ जाएगी। इस हिसाब से कहा उन्होंने कि संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, और हमेशा त्वरण बल की दिशा में होता है। ये दूसरा नियम में कहा। और आज हम लोग तीसरे नियम को लेकर के यहाँ पर हैं। तीसरा नियम में क्या बात हुई है कि जो गति हो रही है तमाम, उसके लिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, ऑलवेज देयर इज एन रिएक्शन, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। कहने का मतलब कि हमेशा प्रत्येक क्रिया के लिए एक इक्वल और अपोजिट, यानी समान और विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। ये क्रिया और प्रतिक्रिया, क्या क्रिया कहने का मतलब बल लगना, और प्रतिक्रिया मतलब भी बल लगना। ये क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बल हैं। तो क्रिया जहाँ होती है, जिस ऑब्जेक्ट पर भी किसी के थ्रू भी कोई भी बल लगाया जाता है, यानी क्रिया की जाती है, वहीं उसी समय एक अपोजिट यानी विपरीत दिशा में और इक्वल, जितना बल लगाया जाता है, जितनी क्रिया की जाती है, उसके विपरीत एक प्रतिक्रिया भी होती है और समान होती है। यानी विपरीत दिशा में लगाए गए बल के समान एक और बल लगता है, और अपने आप लगता है, ऑटोमेटिक। इसलिए कभी भी किसी भी जगह कहीं
ठोकते हैं हाथ से, ऐसे मारते हैं कि कोई कठोर पत्थर या लकड़ी पर, तो हम जितना जोर मारते हैं उतना जोर हमें चोट लगता है। हम जितना जोर बल लगाते हैं उतना जोर एक और बल लगता है इस मसल्स पर, जो हमें चोट लगने के रूप में फील होता है। हमेशा बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक पर गोली निकलती, गोली पर कोई बल लगाता है तो बल लगाता, गोली आगे बढ़ जाती है बहुत तेजी से। लेकिन जहाँ जितना बल लगा वहीं अपोजिट फोर्स भी लगा। अब अपोजिट फोर्स लगा तो उससे बंदूक भी थोड़ा पीछे मूव होता है, बैकवर्ड मूव होता है। अब यहाँ एक सवाल भी उठता है कि गोली बहुत दूर चली जाती, बंदूक थोड़ा सा क्यों पीछे मूव होता है? क्योंकि अपना अपना इनर्शिया है। गोली का मास कम है, बंदूक का मास ज़्यादा है, इनर्शिया डिपेंड है, इक्वल फोर्स लगता है, लेकिन उस बल का प्रभाव अलग अलग लगता है। तो यहाँ पर गोली बहुत दूर जाती है, बंदूक थोड़ा पीछे हटता है, क्योंकि इनर्शिया जड़त्व बंदूक का ज़्यादा, गोली का कम। तो इस वजह से इफेक्ट फोर्स का कम और ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि बल कम और ज़्यादा है, इक्वल फोर्स। हम किसी बस को धक्का देते हैं, किसी चट्टान को धक्का दे के आगे करना चाहते हैं, तो देखते हैं कि हम चट्टान को जितना जोर धकेल रहे हैं उतना जोर हम भी धकेला रहे हैं, यानी हमें भी कोई धकेल रहा है, और हमें जो धकेल रहा है हमारा पैर पीछे फिसल रहा है। हम जितना जोर चट्टान को धकेलना चाहेंगे उतना पैर पीछे फिसलेगा, मानो हमें भी कोई धकेल रहा है। तो ये हमें जो धकेल रहा है, हमारा पैर जो पीछे फिसल रहा है, वो प्रतिक्रिया बल लग रहा है, और वो तभी लग रहा है जब हम बल लगा रहे हैं, और हम जितना बल लगा रहे हैं उतने ही बल लग रहा है प्रतिक्रिया में मेरे ऊपर, और बिल्कुल हम जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये न्यूटन ने तीसरे नियम में कहा कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान एक प्रतिक्रिया भी होती है, यानी प्रत्येक लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में स्वतः एक बल कार्य करता है। तो इस तरह से ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हम नाव पर से कूदते हैं, जंप करते हैं नाव पर से, तो नाव कुछ पीछे हट जाता है। ये तीसरा गति नियम के कारण होता है, क्योंकि हम कूदते तभी हैं, नाव पर से कूदें या किसी दीवार पर से कूदें या जहाँ से भी जंप करें, जंप करने वाला फोर्स हमारा बॉडी पर अप्लाई होगा, और इस फोर्स अप्लाई कराने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। हम उस किसी दीवार पर खड़े हैं या बैठे हैं तो हाथ से पैर से हमें दीवार पर बल लगाना पड़ता है, उसको जोर से धकेलना पड़ता है। जितना जोर हम बल लगाते हैं उतना प्रतिक्रिया बल उसके बराबर लगता है, और उस प्रतिक्रिया बल से हमारा बॉडी आगे जंप कर जाता है। तो हमें आगे जंप करने के लिए हमें पहले बल लगाना पड़ता है, और इक्वल रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया बल लगता है, और उससे हम जंप करते हैं। तो हम जो बल लगाए नाव पर, उसके वजह से नाव पीछे हट गया, और जो प्रतिक्रिया बल लगा उससे हम आगे जंप कर गए। उसी तरह से कोई दीवार कोई कमजोर है तो हम जो बल लगाए उससे कभी कभी दीवार टूट जाता है, और यदि मजबूत है नहीं टूटता, सारा रिस्पॉन्स लेता है, तो हम उतना जंप कर जाते हैं। उसी तरह हमारा चलना, हमारा दौड़ना, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम यूं खड़े हैं तो नहीं चल सकते, नहीं दौड़ सकते, जब तक हम बल नहीं लगाएंगे जमीन पर। क्योंकि हम जमीन पर जब बल लगाएंगे तब वो बल जितना लगाए विपरीत लगा, रिएक्शन हुआ, उससे हमारा पैर उठ गया और आगे बढ़ गए। इसलिए हमें चलने के लिए पहले जमीन को दबाना पड़ेगा, क्रिया करना पड़ेगा, प्रतिक्रिया बल लगेगा स्वतः अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और उस प्रतिक्रिया बल के इफेक्ट से हमारा पैर आगे उठ जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से एक सवाल इस पर प्रिंट है कि घोड़ा जब क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होता है तो घोड़ा गाड़ी को कैसे खींचता है। सवाल लिखा हुआ है किताब में। तो घोड़ा गाड़ी को कैसे खींचता है, तो घोड़ा का सबसे पहले घोड़ा और गाड़ी का कनेक्शन होता है। तो घोड़ा और गाड़ी के कनेक्शन में घोड़ा बल लगाता है तो गाड़ी भी पीछे बल लगाती, क्रिया हो रही है घोड़ा द्वारा आगे, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी होगी पीछे, तो वो बल वहीं खत्म हो गया, उससे गाड़ी नहीं खिंचाता, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती उससे।
बल्कि घोड़ा अपने पैर से जमीन पर बल लगा रहा है, और अपने पैर से जमीन पर बल लगा रहा है, प्रतिक्रिया बल उसके पैर पर लग रही है, इक्वल एंड अपोजिट। उससे घोड़ा आगे बढ़ रहा है, उससे घोड़ा चल रहा, दौड़ रहा है, और उसके साथ संग संग गाड़ी जुड़ी है, इसलिए गाड़ी भी संग संग चल रही है। तो उससे गाड़ी आगे बढ़ती है। तो घोड़ा गाड़ी को कैसे खींचता है? घोड़ा अपने पैरों से जमीन पर बल लगाता है, सड़क पर बल, रोड पर बल लगाता है, रोड सरफेस पर, और उसके कारण प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। और प्रतिक्रिया बल कार्य करने के कारण घोड़ा का पैर आगे उठ जाता है, और पैर आगे उठ जाता है, घोड़ा आगे बढ़ता है, साथ साथ गाड़ी भी चलती है। तो ये सारे फेनोमेनाज जो हैं, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर डिपेंड है। तो ये आपको और ऐसे आप कलेक्ट कर सकते हैं अपने आसपास से, कि जहाँ क्रिया होती है वहाँ प्रतिक्रिया भी होती है। जितना हम बल लगाते हैं अपोजिट फोर्स उतना लगता है, इक्वल लगता है। तो ये बात हर जगह हमेशा होता है। ये गति का तीसरा नियम है, देयर इज एन रिएक्शन, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। ऑलवेज, सदैव क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। इतने स्टेटमेंट लिखना, और ये हमें हर जगह देखने को मिलता है। इसको गणित में हम लोग कैसे लिखेंगे? क्योंकि इसका गणित में जो रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो आगे का जो हमारा लेसन होगा उसके लिए बड़ा काम करेगा। क्योंकि आगे का लेसन जो होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, आगे का लेसन हमारा बड़ा सिंपल है, वो भी बड़ा रोचक भी है। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, आप तक भेजेंगे, देखेंगे वो क्या है, उसे वेरीफाई भी करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जो बात कही जाएगी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत में जो बात होगी, उसका नियम होगा, वो बात सही है कि गलत है, इसकी जांच भी होगी, इसकी जांच भी करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और बहुत इजीली करेंगे। तो वहां पर हमें ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो गणितीय निरूपण है वो बड़ा सपोर्ट करेगा। इतना सपोर्ट करेगा कि समझो मेन रोल इसी का होगा। इसलिए यहाँ पर हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करें, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को शॉर्ट फॉर्म में मैथ में लिखें तो क्या लिखें? तो दो बल की कल्पना करेंगे, एक एक्शन वाला फोर्स, दूसरा रिएक्शन वाला। क्रिया के रूप में बल लगा F1, मान लेते हैं F1, कुछ भी मान सकते हैं F1, और प्रतिक्रिया के रूप में जो बल लगा वो F2 मान लिया। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर दिखाना है और दिशा विपरीत दिखानी, यानी F1 और F2 ये दोनों क्रिया प्रतिक्रिया बल हैं जो हमें बराबर दिखाना है और दिशा विपरीत दिखानी है। तो आपको मैंने कहा है कि फिजिक्स में दिशा को चिन्ह द्वारा अपोजिट करना, एक का चिन्ह प्लस दूसरे का माइनस, समझो ये दिशा है। फिजिक्स में प्लस और माइनस उस क्वांटिटी को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनाता, बल्कि उस क्वांटिटी के डायरेक्शन को शो करता है कि डायरेक्शन क्या है। हमेशा फिजिक्स में ये बात याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि गणित की तरह पॉजिटिव और प्लस और माइनस उस क्वांटिटी को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनाता, बल्कि फिजिक्स में उस क्वांटिटी के डायरेक्शन को शो करता है, प्लस और माइनस। तो यहाँ पर F1 और F2, F1 क्रियात्मक बल है और F2 ये क्रिया के रूप में कार्य किया बल, ये प्रतिक्रिया के रूप में कार्य किया बल, दोनों को कंसीडर किए और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार बराबर होता है तो ये बराबर दिखा दिए। दिशा विपरीत होती है, दिशा विपरीत दिखाने के लिए एगो प्लस तो दूसरा माइनस, कोई भी एगो प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, ये दिशा विपरीत F1 और F2 इक्वल है, लेकिन एक प्लस एक माइनस, कोई भी एक प्लस एक माइनस, ये बता रहा है कि जो एक की दिशा हो दूसरे की नहीं है, विपरीत है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सिंपली, और ये इतना महत्वपूर्ण है
कि इसी पर हम लोग डिपेंड करेंगे, इसी को एक्सटेंड करेंगे तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का वेरिफिकेशन मिलेगा। इसका मेन रोल है, कैसे करना है, क्या है वो स्टेटमेंट संवेग संरक्षण का सिद्धांत, इसके लिए आप वेट करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे, नेक्स्ट लेसन में। आज इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास बंद करते हैं। आप इसे बार बार सुनकर समझ लेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। कोई भी मेरा वीडियो जो आप तक जाएगा, आप जो सुनेंगे वो बढ़ा के नहीं सुनेंगे, क्योंकि किस समय बढ़ाने के दरमियान कौन सी महत्वपूर्ण बात निकल जाएगी इसका क्या गारंटी, हम कब कौन बात कहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप कंटिन्यू रहेंगे, और जब तक पूरा नहीं सुनेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए पूरा सुनेंगे। बस थोड़ा सा आपका टाइम खर्च होगा, और आपका क्या खर्च होगा, कितना खर्च होगा आपका समय। तो आखिर ये समय 24 घंटा स्टडी के लिए ही तो है, उसी में पूरा खपाना है मन से। तो इस तरह से इन पॉजिटिविटी को आप ध्यान रखेंगे, हमेशा पॉजिटिव बने रहेंगे। और आइए, आज इतनी बातों के साथ आप सभी सुनने वालों को धन्यवाद। फिर आगे मिलते हैं।